तो पिछली क्लास के अंदर हमने किया था इसका लेक्चर नंबर 1। मैं वापस होम पेज पे जाता हूँ और यहाँ से हम देखते हैं कि हमने लेक्चर नंबर 1 के अंदर क्या देखा था। हमारा जो लेक्चर नंबर 1 था उसमें था जी जावा की फीचर्स के बारे में कि जावा कैसे होती है। उसमें मैंने आपको सारा कंपैरेटिवली बताया था कि जावा और सी प्लस प्लस के अंदर कैसे डिफरेंसेस आते हैं। तो अब हमारा जो स्टार्ट होता है दैट इज़ जेवीएम के बारे में था हमारा टॉपिक, जावा वर्चुअल मशीन। और मैं आपको बता रहा था कि जावा वर्चुअल मशीन या जेवीएम जो है, ये एग्ज़ैक्टली वैसे ही है जैसे हमारा सी प्लस प्लस का कंपाइलर होता है। जैसे हमारा सी प्लस प्लस के अंदर हमने इस्तेमाल किया है अब तक डेव हमने इस्तेमाल किया था सी प्लस प्लस के अंदर, डेव सी प्लस प्लस, ठीक है? और उसकी मैं विजुअल ये आपको दिखा देता हूँ, ये होता है जी हमारा डेव सी प्लस प्लस। ठीक है? इसके अंदर हम अपने सी लैंग्वेज या सी प्लस प्लस लैंग्वेजेज़ के जो है वो हम प्रोग्राम करते हैं और उसको कंपाइल करते हैं। वो हमारे सोर्स कोड को हमारे ऑब्जेक्ट कोड के अंदर कन्वर्ट कर देता है और उससे क्या है जी कि हमें एक फाइनल आउटपुट प्रोडक्ट जो है वो मिल जाता है। अब जेवीएम जो है वो भी सेम इसी तरीके का ही हिसाब होता है। इसकी थोड़ी थ्योरी हम यहाँ से देखते हैं फिर आगे कंटिन्यू करते हैं कि व्हेन वी राइट प्रोग्राम इन सी प्लस प्लस इट इज़ नाउन एज़ सोर्स कोड। हम जब भी सी प्लस प्लस के अंदर या सी लैंग्वेज के अंदर, इनफैक्ट किसी भी लैंग्वेज की अगर हम बात करें एप्लीकेशन डेवलपमेंट के अंदर, तो जब हम किसी लैंग्वेज का कोड लिखते हैं तो वो जो लिखा हुआ हमारा कोड होता है वो सोर्स कोड कहलाता है। क्योंकि उसे हमने लिखा होता है और वो हमारी तरफ से एक सोर्स होता है जो हमने मशीन को देना होता है। और मशीन क्या करती है कि द सी प्लस प्लस कंपाइलर कन्वर्ट्स द दिस सोर्स कोड इनटू द मशीन कोड। सो बेसिकली मशीन यानी कि हमारा जो कंपाइलर है या हमारा जो कंप्यूटर है जिसके ऊपर हमने वो लिखा होता है, वो अपनी प्रोसेसिंग पावर्स के थ्रू और अपनी टेक्निक्स के थ्रू क्या करता है कि हमारे सोर्स कोड को मशीन कोड में यानी कि ऑब्जेक्ट कोड के अंदर कन्वर्ट कर देता है। ठीक है? यहाँ पे क्या है कि हमने कोड लिखा, वो सोर्स कोड कहलाएगा, हम उसको कंपाइल करेंगे, उसकी एक एग्जीक्यूटेबल फाइल बनेगी, वो फाइल हमारी मशीन कोड कहलाएगा। ठीक है? वो अपनी लैंग्वेज में उसको कन्वर्ट करेगा, उसको रीड करेगा और हम जो उसके अंदर कहना चाह रहे हैं, लिखना चाह रहे हैं, उसके अकॉर्डिंगली उसको प्रोसेस करेगा। ठीक है? उसके बाद क्या है जी कि इफ यू वांट टू रन दैट कोड ऑन लिनक्स यू नीड टू रिकंपाइल इट विद अ लिनक्स बेस्ड कंपाइलर। क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पे कि भाई जब हम अपना एक सोर्स कोड सी प्लस प्लस लैंग्वेज में लिखते हैं और उसको कंपाइल करते हैं विंडोज़ के अंदर, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर अगर हम उसको रख के एक एक कंपाइलर यूज़ करके हम उसको कंपाइल करते हैं तो वो मशीन कोड बना देता है जो सिर्फ विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर चलेगा। लेकिन अगर आप उसी कोड को लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर या यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर या एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर अगर आप उसको चलाना चाहते हैं, तो आपको हर उस ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर उस प्रोग्राम को अलग से कंपाइल करना पड़ेगा, दोबारा कंपाइल करना पड़ेगा। ठीक है? हम लिनक्स के अंदर टर्मिनल इस्तेमाल करते हैं कोड की कंपाइलेशन के लिए, ठीक है? हम विंडोज़ के अंदर जो है एक डेडिकेटेड जैसे ये होता है जैसे डेव सी प्लस प्लस है, हम ये इस्तेमाल करते हैं सी प्लस प्लस के प्रोग्राम्स को कंपाइल करने के लिए, ठीक है? तो अब क्या होगा जी कि हमारी जो फाइल बनेगी इसके अंदर विंडोज़ के अंदर इसकी अगर फॉर एग्ज़ाम्पल एक मिसाल देता हूँ आपको, एक और सब्जेक्ट है हमारा CS 604, ठीक है? ऑपरेटिंग सिस्टम्स के बारे में। इसके अंदर क्या है कि जो काम हम अपने विंडोज़ के अंदर या इस डेव के अंदर अब तक करते आए थे, प्रोग्राम लिखा, उसको कंपाइल किया, एक कंसोल के ऊपर हमें आउटपुट मिलता था, सेम काम ही हम इसके अंदर भी करते हैं, लेकिन इसके अंदर कंपाइलेशन के लिए हम अपने टर्मिनल को इस्तेमाल करते हैं। हमारी विंडोज़ के अंदर जब हम अपना सी प्लस प्लस का प्रोग्राम लिख के कंपाइल करते हैं, तो जो फ़ाइल बनती है, वो बनती है EXE फ़ाइल, एग्ज़ीक्यूटेबल फ़ाइल बनती है, जो कि हमारी फ़ाइल होती है विंडोज़ के अंदर रन होने के लिए। जबकि सेम वही कोड अगर हम अपने लिनक्स के अंदर टर्मिनल को यूज़ करके इस्तेमाल करके कंपाइल करते हैं, तो उसके अंदर नॉर्मली हम अभी तक जो हमने फ़ाइल बनाई है, मैंने जो फ़ाइल बनाई है, वो डॉट आउट एक्सटेंशन के नाम से बनाई है। डॉट आउट से मुराद होता है डॉट आउटपुट, ठीक है? और हम जब उसको रन करते हैं, तो वो लिनक्स के अंदर रन हो जाती है। अगर हम आप उसको विंडो में लाके रन करेंगे, तो उसके अंदर रन नहीं होगी। सोर्स कोड आप उसमें भी चला सकते हो, इसमें भी चला सकते हो। उसमें विंडोज़ के अंदर आपको अलग से कंपाइल करना पड़ेगा और अगर आप कोई और ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल करते हो, तो उसमें अलग से कंपाइल करना पड़ेगा। अब ऐसे डिफरेंस की वजह से क्या होता है कि ड्यू टू द डिफरेंस इन कंपाइलर्स समटाइम्स यू नीड टू मॉडिफाई योर कोड। और यही चीज़ उसके अंदर भी है कि अगर हम अपना प्रोग्राम यहाँ डेव के अंदर लिखते हैं, वो दिखने में और लिखने में निस्बतन कंपैरेटिवली ईज़ी होगा एज़ कम्पेयर टू वही सेम कोड, सेम फंक्शनैलिटीज़ परफ़ॉर्म करने के लिए अगर हम लिनक्स के अंदर लिखते हैं तो।
मुझे ऐसा लगता है कि वो थोड़ा-सा ईज़ी टू रीडेबल है अगर आप बेसिक लेवल की बात करें। तो अगर बेसिक के अंदर हमने कोई कोड लिखना है सी प्लस प्लस लैंग्वेज का या सी लैंग्वेज का अगर हम यहाँ पे लिखते हैं विंडोज़ के अंदर उसको कंपाइल करने के लिए, तो वो ईज़ी होता है। अ, एक एक मेथड पर्टिकुलर मेथड से लिखा जाएगा एंड अगर वही काम आपने करना है लिनक्स के अंदर, तो आपको अपने कोड के अंदर चेंजेस भी करनी पड़ेंगी और फिर जाके आपका कोड लिनक्स में चलेगा, डायरेक्टली हो सकता है ना चले। हेडर फाइल्स सेम यूज़ हो जाएँगी, आईओस्ट्रीम वगैरह, math.h हो गया, graphics.h हो गया, डिफरेंट हेडर फाइल्स हैं जो वहाँ पे यूज़ हो जाएँगी। लेकिन प्रोसेसेस को ऑन करने के लिए हमें डिफरेंट फॉर्क मेथड, हमें डिफरेंट थ्रेड मेथड इस्तेमाल करने पड़ते हैं अपने लिनक्स के अंदर। ये 2 मेथड्स के नाम आप याद रखिएगा, ये एग्ज़ाम के अंदर चीज़ें आती होती हैं। फ़ोर्क मेथड और एक होता है हमारा थ्रेड, पी थ्रेड के नाम से भी इसको जाना जाता है, प्रोसेस थ्रेड। ये लिनक्स के अंदर इस्तेमाल किए जाते हैं ज़्यादातर। तो अब यहाँ पे जेवीएम का क्या कॉन्सेप्ट आता है? जेवीएम जैसे नाम से ज़ाहिर है जावा वर्चुअल मशीन, तो ये क्या होता है कि ये डेडिकेटेडली जो है अलग से किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर वर्चुअली एग्ज़ीक्यूट हो सकती है, बिना सोर्स कोड को चेंज किए, एक ही फ़ाइल को डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स के ऊपर रन करने की सलाहियत रखती है। कैसे? कि जावा हैज़ इंट्रोड्यूस्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ वोरा, राइट वन्स, रन एनीवेयर, कि एक बार लिखो और कहीं पे भी उसको रन कर सकते हो आप। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया था जेवीएम मशीन के थ्रू। जेवीएम एक किस्म का आप कह लें कि सॉफ्टवेयर है या आप कह लें कि एक कंपाइलर है मिसाल के तौर पे, ठीक है? वर्चुअल मशीन है ये। ये क्या करेगा कि हमारे जावा लैंग्वेज के अंदर लिखे हुए कोड को कंपाइल करेगा यूजिंग अ टेक्नीक नाउन एज़ जावाक, ठीक है? जेएवीएसी, और उसको इंटरप्रेट करेगा। बेसिकली कंपाइलर नहीं इंटरप्रेटर होता है। तो उसको इंटरप्रेट करेगा एक ऑब्जेक्ट कोड के अंदर, एक रनेबल कोड के अंदर, एक मशीन कोड के अंदर एंड उस मशीन कोड को हम विंडोज़ के अंदर भी एग्ज़ीक्यूट कर सकते हैं और लिनक्स के अंदर भी एग्ज़ीक्यूट कर सकते हैं। एंड वो ऑब्जेक्ट कोड जो है वो हमारा वो पहले बाइट कोड में कन्वर्ट होता है और उस बाइट कोड से आगे मशीन कोड में कन्वर्ट होता है और इंटेलिजेंटली ये अपने आप डिफरेंट सिचुएशंस के अंदर इसको एग्जीक्यूट किया जा सकता है। ये हमारी एक वर्सेटैलिटी है हमारी इस जावा की या स्पेसिफिकली जो जेवीएम की वजह से हमें मिलती है। तो क्या होता है इसकी देखने की अगर हम सलाहियत में देखें तो क्या होता है कि जावा का सोर्स कोड है जो हमने लिखा, ठीक है? हमारा वो सोर्स कोड सबसे पहले कंपाइल होगा यूजिंग जावा कंपाइलर, जो भी कंपाइलर आप यूज़ कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम यूज़ कर रहे हैं विजुअल स्टूडियो, फॉर एग्ज़ाम्पल हम यूज़ कर रहे हैं इसके अंदर, तो विजुअल स्टूडियो उसको कंपाइल करेगा और कन्वर्ट करेगा उसको जावा बाइट कोड के अंदर। देन इस बाइट कोड को एज़ अ सोर्स इस्तेमाल किया जाएगा थ्रू जेवीएम। जेवीएम इसको एज़ अ सोर्स इस्तेमाल करेगा और इसको कन्वर्ट करेगा हमारे मशीन कोड के अंदर और वो मशीन कोड हम किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर डेडिकेटेडली रन कर सकते हैं बिना सोर्स कोड के अंदर चेंजेस किए। आपको हो सकता है कि रीइंटरप्रेट करना पड़े। आप जावा को सोर्स कोड को कंपाइल कर लोगे बाइट कोड में और उस बाइट कोड को रीइंटरप्रेट करके आप डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स के ऊपर यूज़ कर पाओगे, लेकिन आपको सोर्स कोड के अंदर चेंजेस नहीं करने पड़ेंगे। सबसे बड़ा फ़ायदा इसका ये होता है। ठीक है? तो क्या हुआ जी, यहाँ पे जैसे ये लिखा आ गया कि जावा वर्चुअल मशीन के थ्रू लिखा गया कोड या जावा वर्चुअल मशीन जो है एज़ अ इंटरप्रेटर किन-किन ऑपरेटिंग सिस्टम्स में अवेलेबल है, विंडोज़ में, लिनक्स में ऑपरेटिंग सिस्टम एक्स ये यूज़ होता है हमारे मैक पीसी जो एप्पल के मैक होते हैं उनके अंदर, उसके बाद सोलारिस एंड वगैरह-वगैरह, ठीक है? इसके अंदर यूनिक्स वगैरह वो सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स आ जाते हैं जो जेवीएम जिनको जेवीएम सपोर्ट करता है और उनके अंदर ये बेनिफिट हमें मिलेगा सिर्फ़ कि कोड आप एक ही बार लिखो और किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर एज़ अ मशीन कोड आप उसको रन कर सकते हो। आपको दोबारा कोड नहीं लिखना पड़ेगा। ठीक हो गया जी। इसके बाद हमारा एक पॉइंट आता है दैट इज़ जावा रन टाइम एनवायरनमेंट, दैट इज़ जेआरई। एक जावा वर्चुअल मशीन जो है जिसको जेवीएम के बारे में हमने पढ़ा कि द जावा वर्चुअल मशीन इज़ अ पार्ट ऑफ अ लार्ज सिस्टम, आई.ई. जावा रन टाइम एनवायरनमेंट। ठीक है? जावा रन टाइम एक एनवायरनमेंट है, उस एनवायरनमेंट के अंदर मल्टीपल कंपोनेंट्स होते हैं और उनमें से एक कंपोनेंट है हमारा जेवीएम। ठीक है? इसके कुछ पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हैं, आप इसको पढ़ सकते हो यहाँ से कि ईच ऑपरेटिंग सिस्टम एंड सीपीयू आर्किटेक्चर रिक्वायर्स डिफरेंट जीआरई। जितने भी सीपीयू के आर्किटेक्चर होते हैं, 32 बिट हो गया, 64 बिट हो गया, अगर वो पीसी के रिलेटेड सीपीयू चिप है तो पीसी के लिहाज से, अगर वो मोबाइल चिप है तो मोबाइल के लिहाज से।
ठीक है? डिफरेंट टाइप ऑफ आर्किटेक्चर्स होते हैं हमारे सीपीयूज़ के और डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स के लिहाज से जिसके अंदर विंडोज़, हमारा लिनक्स और हमारा एंड्रॉयड, एएनडीआरओआईडी, तो डिफरेंट जितने भी हमारे होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम्स, उसके लिए डिफरेंट टाइप ऑफ जेआरईज़ रिक्वायर्ड होते हैं। आपको एक मज़े की बात बताऊँ कि आजकल या आज से कुछ साल पहले कोई आप लगा लें कोई 2012, 13, 14 की बात है, जब न्यू मोबाइल्स आए थे, छोटे-छोटे बटनों वाले मोबाइल्स आए थे जिनके अंदर बिल्ट इन गेम्स होती थी। क्यू मोबाइल लॉन्च हुआ था उनके अंदर भी और छोटे नोकिया के जो फ़ोन होते थे, जो जिनको हम जावा फ़ोन कहते थे। उनके अंदर क्या था कि इस तरह ना एक चाय का कप बना होता था, ऐसे करके उसके अंदर कुछ लोगो होता था, धुआँ से निकल रहा होता था और ये उसका लोगो होता था। जैसे आजकल एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन है ना, तो आप पूछते हैं कि हाँ जी, आपके पास कौन-सा मोबाइल है? जी, मेरे पास एंड्रॉयड का है। या किसी के पास आईफ़ोन है, तो वो अपना आईफ़ोन का बोल देते हैं कि जी, मेरे पास आईफ़ोन है। उनके दोनों के डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। इसी तरीके से वो बटनों वाले मोबाइल या कुछ टच के अंदर भी आते होते थे, वो जावा प्लेटफ़ॉर्म्स के ताल्लुक रखते थे। उसके अंदर क्या था कि यही जावा रन टाइम एनवायरनमेंट होता था, जेआरई होता था डिफरेंट टाइप का एंड जो काम हम आजकल के एंड्रॉयड में करते हैं, उनमें से कुछ काम पॉसिबली हम अपने उन जावा मोबाइल्स के अंदर कर सकते थे। हम इंटरनेट से जावा स्पेसिफिकली जो है, उनके अंदर क्या होता था कि अगर एक गेम है फॉर एग्ज़ाम्पल गेम का नाम है एबीसी और अगर आपने ये गेम एंड्रॉयड के लिए डाउनलोड करनी है, तो इसकी एक्सटेंशन होगी डॉट एपीके। या एपीके एक्स वो डिफरेंट आगे आ जाती है एक्सटेंशंस। लेकिन अगर हम जावा की बात करें, तो जावा फ़ोन्स के अंदर मोबाइल गेम जो हम करते होते थे, वो उसकी एक्सटेंशन होती थी जेएआर, डॉट जार फाइल होती थी। आपने इंटरनेट से जो भी गेम आपको चाहिए, जो भी एप्लीकेशन आपको चाहिए, जो कि एक अच्छे एंड्रॉयड फ़ोन में चलती है, आप उसकी जेएआर फाइल ढूँढो और उसको उस जावा मोबाइल के अंदर ओपन करो। आपकी सेम एंड्रॉयड की फंक्शनैलिटी वाली एप्लीकेशन आपकी जार फाइल में चल जाएगी। छोटे बटन वाले मोबाइल्स के अंदर मैं इस तरह व्हाट्सऐप और इस तरह के फीचर्स पहले यूज़ करता रहा हूँ पर्सनली। विदाउट जेआरई आप जावा का सॉफ्टवेयर किसी भी प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर रन नहीं कर सकते। अगर आपने विंडोज़ के अंदर अपना जावा का प्लेटफ़ॉर्म रन करना है, अगर आपने इन विंडोज़ के अंदर जावा का सॉफ्टवेयर को रन करना है, तो आपको विंडोज़ के अंदर जेडीके जावा डेवलपमेंट किट इंस्टॉल करनी पड़ेगी। ठीक है? मेबी मेरे सिस्टम के अंदर वो डेडिकेटेडली यहाँ पे शो हो जाए। सी यहाँ पे देखो मैंने जावा सर्च किया तो मेरे सिस्टम के अंदर जावा की फ़ाइल पड़ी हुई है और इसका ये जो लोगो मैं बात कर रहा था चाय वाला कप, क्योंकि मेरे सिस्टम के अंदर जावा इंस्टॉल्ड है। इसका मतलब ये है कि इस इंस्टॉल होने की वजह से मैं अपने कंप्यूटर के अंदर जावा रिलेटेड फंक्शनैलिटीज़ परफ़ॉर्म कर सकता हूँ, डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स को इस्तेमाल करते हुए लाइक नेटबीन्स। ठीक हो गया, तो ये थी इसकी कुछ फंक्शनैलिटीज़ कि जेवीएम वगैरह क्या होता है। उसके बाद इसकी एग्ज़ीक्यूशन के कुछ स्टेप्स आते हैं कि जो काम हम अपनी जेवीएम के अंदर जावा वर्चुअल मशीन के थ्रू या जावा डेवलपमेंट के थ्रू जेडीके जिसके बारे में मैंने बात की थी, उसके अंदर हम परफ़ॉर्म करते हैं। तो बेसिकली टोटल 5 फेजेज़ होते हैं। सबसे पहले कि कोड आपने ऑलरेडी लिखा हुआ है या कोड आपने लिखना है तो वो एडिटिंग के मामले में आएगा दैट इज़ फर्स्ट टाइम इज़ एडिट, ठीक है? सोर्स कोड आपका बन गया तो फर्स्ट टाइम उसको हम कंपाइल करेंगे। कंपाइल करने के बाद हम उसको मेमोरी के अंदर लोड करेंगे। ऑब्वियसली कंपाइल हमने खुद नहीं करना, हमारा कोई ना कोई कंपाइलर होगा जो उस कोड को कंपाइल करेगा और उसको बाइनरी कोड के अंदर या ऑब्जेक्ट कोड के अंदर जो है वो कन्वर्ट करेगा। देन उसको लोड किया जाएगा, उसको वेरीफाई और फिर उसको एग्ज़ीक्यूट किया जाएगा एंड ये एग्ज़ीक्यूटेड फ़ाइल जो है बाद में एज़ अ आउटपुट हमारी स्क्रीन के ऊपर अपीयर हो सकती है और वो हमें कोई ना कोई आउटपुट प्रोवाइड कर सकती है। अच्छा जी, उसके बाद पेज नंबर 11 से अगर आप देखो, तो यहाँ डिफरेंट फ़ेजेज़ की बात की गई है, तो वो मैं ऑलरेडी अब आपको ऊपर बता चुका हूँ कि क्या होता है। एडिट के अंदर हम क्या करते हैं कि हमारे पास एक एडिटेड फ़ाइल होती है और हम उस फ़ाइल के अंदर चेंजेज़ करना चाहें, तो कर सकते हैं। कंपाइल में क्या होता है कि हम किसी किस्म का एक कंपाइलर इस्तेमाल करते हैं, जैसे जावा को कंपाइल करने के लिए जावैक नाम का ये जो कंपाइलर है, जेएवीएसी, जावा सी आप इसको कह सकते हैं सिंपल वर्ड्स में। जावा सी कंपाइलर है हमारा और इसको हम इस्तेमाल करते हैं अपनी फ़ाइल्स को कंपाइल करने के लिए। लोड का मतलब ये है कि हम उस कंपाइल्ड फ़ाइल को अपने स्टोरेज से, अपनी सेकेंडरी स्टोरेज से उठा के हम अपनी मेमोरी के अंदर इसको ट्रांसफ़र करें, हम अपनी मेमोरी के अंदर उसको लोड करें ताकि हम उसको एग्ज़ीक्यूट कर सकें। वो डॉट क्लास हो सकती है, डॉट जावा फ़ाइल हो सकती है, जिसको हमने लोड करना है मेमोरी के अंदर। उसके बाद एक टर्म आता है वेरीफ़ाई।
एक वेरिफायर होता है हमारे इस फेज़ के ऊपर और इस वेरिफायर का काम ये होता है कि इसने ये देखना है कि जो कोड आपने लिखा है, क्या वो जावा के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फ़ॉलो करता है? सेकेंडली, क्या वो जावा सी या किसी की भी कंपाइलर को इस्तेमाल करते हुए प्रॉपरली कंपाइल हुआ है या नहीं? अगर इन सारी चीज़ों के आंसर ठीक है और आपका ए से लेके यानी कि लाइन नंबर 1 से लेके लाइन नंबर एंड तक आपका जो कोड है वो सारे के सारे रूल एंड रेगुलेशंस में आते हैं, प्रॉपरली डिक्लेरेशंस और एसोसिएशंस आपने की हैं, जैसे हमने लास्ट लेक्चर में किया था, सी प्लस प्लस का प्रोग्राम लिखा था और उसके अंदर हमने सारी चीज़ें इस्तेमाल की थी। तो अगर तो ये सारी चीज़ें होती हैं तो फिर वो उसको वेरीफ़ाई उसको फाइनलाइज़ कर देगा और 5वें फ़ेज़ में फिर वो आफ्टर वेरिफ़िकेशन हमारा जो सॉफ्टवेयर है, हमारी ये जो एप्लीकेशन है, जो हमने जावा में बनाई है, वो एग्ज़ीक्यूट हो जाएगी और वो स उसका कंट्रोल जो है वो सीपीयू की तरफ चला जाएगा और सीपीयू देन उसको प्रोसेस करते हुए हमें स्क्रीन के ऊपर या जो भी उसका आउटपुट है, उसके अकॉर्डिंगली हमें आउटपुट प्रोवाइड करेगा। ये है जी जेवीएम और जावा सी उसके कंपाइलर के बारे में बातें। यहाँ पे कुछ डायग्राम्स दी गई हैं कि आप अपने सिस्टम में किस तरीके से जावा इंस्टॉल कर सकते हैं, उसकी पाथ और सेटिंग वगैरह कर सकते हैं। ये एज़ अ कंसर्न नहीं है। सिंपल इसको इंस्टॉल करने के लिए आप ये कर सकते हो कि इंटरनेट पे जाओ, वहाँ पे जावा जेडीके और जावा के 2 कंपोनेंट होते हैं, वहाँ पे सर्च करोगे आपको वेबसाइट मिल जाएगी ओरेकल की। वहाँ से आप जाके सिंपली उसके जेडीकेज़ को इंस्टॉल करो, डाउनलोड करो और वो सिस्टम में आपके डायरेक्टली इंस्टॉल हो सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा टॉपिक होता है ख़त्म। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।